हेलो स्टूडेंट। अध्याय 3 आंकड़ों का संगठन। इससे पहले हमने सतत और विविक्त चर के बारे में पढ़ा। आज हम बारंबारता वितरण क्या है से शुरू करेंगे। बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है। जब हम अपरिष्कृत आंकड़ों अर्थात बिखरे हुए आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं, वर्गों में बांटते हैं, तो ये उसका तरीका है बारंबारता वितरण। ये दिखाता है कि किसी चर के भिन्न मान विभिन्न वर्गों में अपने अनुरूप वर्गों की बारंबारताओं के साथ कैसे वितरित किए जाते हैं। या हमने उदाहरण लिया है 100 प्राप्तांकों, जो गणित के प्राप्तांक है, 100 में से प्राप्तांक है उनके वर्ग बना दिए 10 वर्ग। तो सबसे जो कम प्राप्तांक है वह प्राप्तांक होता है 0। तो जो सबसे पहला वर्ग बनेगा 10 से 20, 0 से 10, उसके बाद बनेगा 10 से 20, उसके बाद बनेगा 20 से 30। इस तरीके से प्राप्तांकों को लेकर वर्ग बना दिए जाएंगे और 90 से 100 का अंत का वर्ग बनेगा। इस तरीके से 10 वर्ग बन जाएंगे। वर्ग बारंबारता पद का अर्थ है एक विशेष वर्ग में मानों की संख्या। उदाहरण के लिए 30 से 40 में सारणी 3.1 में प्राप्तांकों के 7 मान हैं। अब हमको सारणी 3.1 देखनी पड़ेगी। वहाँ पर जो 30 से 40 का वर्ग बनाया है, आपने देखा अभी हमने वर्गों का निर्धारण किया। तो वर्ग हमने बनाए थे 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से 30, 30 से 40। इसी तरीके से जो 30 से 40 का वर्ग है उसमें जो प्राप्तांकों की संख्या अर्थात जो बारंबारता है वह है 7। तो ये 3.1 सारणी में हमें देखने से पता चलता है। तो ये 30, 37, 34, 30, 35, 39, ये जो 7 मान है, ये जो 7 मान दिए गए हैं, ये सारे मान 30 से 40 के वर्ग में आते हैं। इस प्रकार से वर्ग 30 से 40 की जो बारंबारता है वह 7 हुई। जो सारणी है उस सारणी से हमें देखने से पता चलता है कि जो 30 से 40 का जो वर्ग है, 30 से 40 का जो वर्ग है, इस वर्ग में जो बारंबारता है वह कितनी है? 30 से 40 से वर्ग की 7। तो ये जो प्राप्तांक हैं, ये इससे पहले वाले जो सारणी दी गई है, मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये सारणी है ये वाली देखिए। ये जो सारणी है, ये सारणी हमें लेनी है, इस सारणी का यूज करना है और हमें बारंबारता सारणी बनानी है। तो इस तरीके से जो 30 से 40 का वर्ग है, उस 30 से 40 वर्ग में 7 मान आए। उन 7 मानों का अर्थ ये हुआ कि इस वर्ग की जो बारंबारता है वह 7 है। पर शायद आपको आश्चर्य हो कि 40 का जो अंक है अपरिष्कृत आंकड़ों में 2 बार आया है। उसे 30 से 40 वर्ग में शामिल क्यों नहीं किया गया? अगर इसे 30 से 40 वर्ग में शामिल करते तो जो इसे 30 से 40 वर्ग की बारंबारता में शामिल किया जाता तो ये 7 की अपेक्षा क्या हो जाता है? 9, क्योंकि जो 40 के मान है वो भी इसमें शामिल हो जाते। यह पहली तब स्पष्ट हो जाएगी जब आप इस अध्याय को पर्याप्त धैर्य के साथ सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ना जारी रखें, आपको स्वयं ही इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, उसको इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि जो 30 से 40 का वर्ग है, इस वर्ग की जो ऊपरी सीमा है वह 40 है और जो अगला वर्ग है 40 से 50, इस वर्ग की जो निचली सीमा है वह भी 40 है। तो जो 40 का मान है वह हम ऊपरी सीमा वाले वर्ग में शामिल नहीं करके निम्न वर्ग वाले सीमा में शामिल करेंगे। तो इसलिए जो 40 का मान है वह 30 से 40 वाले वर्ग में शामिल न करके 40 से 50 वाले वर्ग में शामिल किया गया, क्योंकि इस वर्ग में हम 39.99 तक के ही अंकों को शामिल करेंगे। इससे जो आगे का अंक होगा वह इसमें शामिल होगा और इससे जो अगला वर्ग है इसमें हम 49.99 तक की शामिल करेंगे। इससे जो अगला वर्ग है वो उसमें शामिल होगा। तो जो 50 होगा वह 50 से 60 वाले वर्ग में शामिल होगा। इसलिए 30 से 40 वाले वर्ग में हमने 40 को शामिल नहीं किया। बारंबारता वितरण सारणी में प्रत्येक वर्ग सीमाओं द्वारा घिरा होता है। तो जो बारंबारता सारणी होती है, उस बारंबारता सारणी में हर वर्ग होता है। जैसे 0 से 10 का वर्ग है, 10 से 20 का वर्ग है। तो जो वर्ग है वर्ग सीमाओं द्वारा घिरा होता है, क्योंकि 2 सीमाएं होती है, एक निम्न सीमा होती है, एक ऊपरी सीमा होती है। जो निम्न सीमा होती है वह निचली सीमा होती है, जो ऊपरी सीमा होती है वह ऊपरी सीमा होती है। तो वर्ग में ये 2 सीमाएं 2 छोरों पर होती है। इसमें न्यूनतम मांग को निम्न वर्ग सीमा तथा उच्चतम मांग
को उच्च वर्ग सीमा कहते हैं। उदाहरण के लिए 60 से 70 में वर्ग सीमाएं 60 एवं 70 है। इस वर्ग की निम्न सीमा होगी 60 और उच्च वर्ग सीमा होगी 70। वर्ग मध्यांतर या अंतराल या वर्ग विस्तार उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर है। अब ये वर्ग सीमा क्या होती है? तो वर्ग सीमा तो हमने बता दी कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा होती है। अब वर्ग मध्यांतर या वर्ग अंतराल क्या होता है या वर्ग विस्तार क्या होता है? तो जब आप उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर करेंगे तो इस अंतराल को हम बोलेंगे वर्ग अंतराल। तो मान लीजिए कोई भी सीमा है, जैसे 70 और 60 की सीमा है, तो 70 में से जब 60 को घटाएंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। तो ये जो 10 है वह हमारा है वर्ग अंतराल। तो उच्च वर्ग सीमा में से जब निम्न वर्ग सीमा को घटा दिया जाता है तो वर्ग अंतराल निकल कर आता है। वर्ग मध्य बिंदु अथवा वर्ग चिन्ह किसी वर्ग का मध्यमान है। अब हमने पहले पढ़ा वर्ग सीमा, उसके बाद हमने पढ़ा वर्ग अंतराल, अब हम पढ़ रहे हैं वर्ग मध्य बिंदु। अब वर्ग मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो किसी वर्ग का मध्यमान होता है। ये वर्ग की निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग सीमा के बीच का होता है। इसे निम्नलिखित तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इसका एक फॉर्मूला दिया गया है, जिसे उच्च वर्ग सीमा में जब हम निम्न वर्ग सीमा को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे तो हमें इसका मध्यमान निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 10 और 20 का ग्रुप है, तो 10 और 20 को जब हम प्लस कर देंगे और उसमें 2 का भाग लगा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 30/2 और इसका जो मध्य मान है वह है 15। तो इस वर्ग का जो मध्य बिंदु है वह 15 निकल के आ जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु एक वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक बार जब अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गों में समूहित कर दिया जाता है तब आगे की गणनाओं में व्यष्टि प्रेषणों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह वर्ग चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। तो ये जब आपको समझ में आएगा, जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा और आगे और मैं बता दूंगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि बारंबारता वक्र किसी बारंबारता वितरण का आलेखीय प्रस्तुतिकरण है। बारंबारता वक्र को हम आलेख के माध्यम से बताते हैं। तो चित्र 3.1 के अंतर्गत उपरोक्त उदाहरण में दिए गए आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण किया गया। तो ये चित्र जो दिया गया है ये आपने 10th में भी बारंबारता वक्र बनाया गया होगा, जिसके इस अक्ष पर तो हमने ना सीमाओं को ले लिया और यहाँ पर हमने बारंबारताओं को ले लिया। तो हमने देखा कि जो बारंबारता है उसमें सबसे अधिक बारंबारता है 23 और सबसे कम 0, तो हम 0 से लेकर 25 तक के जो मान है उनको ग्राफ में दर्शा देंगे। और उसके बाद जैसे मान लीजिए 0 से 10 है, तो 0 से 10 की बारंबारता है 1, तो 0 से 10 और हमने जैसे बीच में यहाँ मान लीजिए 10 है, तो 0 से 10 की जो बारंबारता है वह 1 है। इस तरीके से पॉइंट लगा के, और जैसे 10 से 20 की बारंबारता कितनी है? 10 से 20 की बारंबारता है 10 से 20 की बारंबारता है 10 से 20 की बारंबारता है 8। अब 10 से 20 की जो बारंबारता है, तो जो ये 10 आएगा वह यहाँ आएगा। तो 10 से 20 की बारंबारता 10 से 20 के बीच का जो वर्ग है वह 8 है। तो जो 8 है वह देखिए 10 और 5 के बीच में जो दिया हुआ है 8 है, और 10 से और 20 के बीच का जो ये वर्ग है वह 8 को बता रहा है। तो इस तरीके से पॉइंट लगा लगा के हम बारंबारता वितरण का वर्ग बना लेते हैं। बारंबारता वक्र प्राप्त करने के लिए हम वर्ग चिन्ह को x अक्ष पर तथा y पर बारंबारता को आलेखित करते हैं। अब बारंबारता वितरण कैसे तैयार करें? बारंबारता वितरण तैयार करते समय हमें निम्न 5 प्रश्नों की व्याख्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये 5 प्रश्न कौन से देखो। वर्ग अंतराल समान आकार के हो या असमान आकार के, हमें कितने वर्ग रखने चाहिए, प्रत्येक वर्ग का आकार क्या हो, वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाए, प्रत्येक वर्ग के लिए बारंबारता कैसे प्राप्त की जाती है। तो ये 5 प्रश्न हमारे सामने बारंबारता वितरण सारणी बनाने से पहले
खड़े होते हैं तो बारंबारता वितरण तैयार करते समय इन पांचों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम इन पांचों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है वर्ग अंतराल समान अंतराल के हो या असमान अंतराल के। दो परिस्थितियों में असमान आकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जाता है। पहली बार जब हमारे पास आय तथा ऐसे ही चरों के आंकड़े हो जहां परास काफ़ी अधिक होता है। परास का मतलब होता है जब हम हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को लेस करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है रेंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इसे रेंज, जिसको हिंदी में कहा जाता है परास। अधिकतम सीमा में से निम्न सीमा को घटाने पर हमें परास प्राप्त होता है। तो जहाँ परास काफ़ी अधिक होता है, जैसे उदाहरण के लिए दैनिक आय लगभग 0 से लेकर कई 100 करोड़ रुपए तक हो सकती है। तो जो हमारी आय है वह 0 से लेकर कई 100 करोड़ रुपए से हो सकती है। तो जो 0 और 100 करोड़ उन दोनों का जो डिफरेंस है, उन दोनों के जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में समान वर्ग अंतराल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यदि वर्ग अंतराल छोटे तथा समान आकार के होंगे तो वर्गों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। अगर वर्ग अंतराल बहुत छोटे छोटे हैं, मान लीजिए हमारे पास, हमने भी इससे पहले पढ़ा था कि जो गणित के प्राप्तांक है वह 100 अंकों में से हैं, तो कम प्राप्तांक होगा 0 और अधिकतम प्राप्तांक होगा 100। अगर मान लीजिए मैं इनमें वर्गों की संख्या बनाऊं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसे करके 100 तक बनाऊं, तो इस स्थिति में वर्गों की जो संख्या होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो वर्ग अंतराल होंगे वो छोटे छोटे होंगे, तो समान आकार के तो होंगे, तो वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यदि वर्ग अंतराल अधिक है तो आय के बहुत कम या बहुत अधिक स्तरों पर जानकारी छिपी हुई रह जाएगी। दूसरी, यदि मानों की एक बहुत बड़ी संख्या परास के एक छोटे से भाग में केंद्रित होती है तो समान वर्ग अंतराल से कई मानों की सूचना प्राप्त नहीं हो पाएगी। अन्य सभी स्थितियों में आवृत्ति वितरण में समान आकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कभी कभी हमें असमान वर्ग अंतरालों का भी प्रयोग करना पड़ता है। अब वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए? वर्गों की संख्या सामान्यतः 6 तथा 15 के बीच होती है। यदि हमारे वर्ग अंतराल समान आकार के हो तो वर्गों की संख्या परास को वर्ग अंतराल से भाग देने पर प्राप्त की जा सकती है। मतलब हमें चर का जो अधिकतम मान है और जो न्यूनतम मान है उसको हम परास कहते हैं। तो उस परास के आधार पर हम वर्गों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्गों की अधिकतम संख्या 6 से 15 के बीच में होनी चाहिए, और हमारे जो वर्ग अंतराल समान हो तो हमें वर्गों की संख्या परास के आधार पर ज्ञात कर लेनी चाहिए। परास को क्या वर्ग अंतराल से भाग देने पर प्राप्त की जा सकती है। जैसे अब है प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर पहले के प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है। समीकरण 2 प्रकट करती है कि एक बार वर्ग अंतराल को तय करने पर चर के दिए गए परास हम वर्गों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम वर्ग अंतराल निर्धारित कर सकते हैं। जब हम एक बार वर्गों की संख्या तय कर लेते हैं तो इस तरह हम पाते हैं कि दोनों निर्णय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले का निर्णय लिए बिना हम दूसरे निर्णय पर नहीं ले सकते। तो हमें ये उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा समझ में आएगा। तो उदाहरण पढ़ते हैं। जब हमारे पास वर्गों की संख्या 10 है, हमने वर्गों की संख्या 10 ले ली, 0 से लेकर 100 तक के हमने वर्ग बना लिए, तो वर्गों की संख्या 10 आ गई। तो परास का दिया गया मान होगा 100। परास कैसे निकल के आएगा? अधिकतम वर्गों की संख्या में अधिकतम मान तो कितना है, 100, और न्यूनतम मान है 0। तो इस तरह से हमारा परास निकल कर आ गया 100। तो जो परास 100 निकल कर आ गया, तो वर्ग अंतराल स्वतः ही समानता के आधार पर क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि हर वर्ग अंतराल में 10-10 का अंतर है। जैसे पहला वर्ग है 10, 0 से 10, दूसरा है 10 से 20, तीसरा है 20 से 30। तो सब में वर्ग अंतराल में जो अंतर है वह कितने का है, 10-10 का। तो जो वर्ग अंतराल है वह 10 का हो गया। अब क्या ध्यान देना है कि वर्तमान संदर्भ में हमने वह वर्ग अंतराल चुना है जिनका परिमाण समान है। तथापि हम ऐसा वर्ग अंतराल चुन सकते हैं जिनका परिमाण समान न हो। तब ऐसे मामले में वर्गों की चौड़ाई क्या होगी, असमान होगी। तो आगे बढ़ते हैं। हमें वर्ग सीमाएं कैसे निर्धारित करनी चाहिए। वर्ग सीमाएं निश्चित तथा स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। सामान्यतः मुक्तोत्तर वर्ग जैसे 70 तथा अधिक या 10 से कम वांछनीय नहीं होते। निम्न तथा उच्च वर्ग सीमाओं का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति की प्रवृत्ति वर्ग अंतराल के मध्य में संकेंद्रण की हो। वर्ग अंतराल 2 प्रकार के होते हैं। अब मान लो कि कोई वर्ग अंतराल हमने ऐसे बना लिया जिसमें उस वर्ग का जो मान है वह आया ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में वर्ग अंतराल उपयुक्त नहीं होगा।
समावेशी वर्ग अंतराल इस स्थिति में हो कि वर्ग की निम्न तथा उच्च सीमाओं के मूल्य वाले मानों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल किया जाता है। अब जब समावेशी वर्ग अंतराल होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो वर्ग की निम्न सीमा है तथा उच्च सीमा है, उन दोनों के मूल्यों को, उन मानों वाले मूल्यों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल किया जा सकता है। और अपवर्गीय वर्ग अंतराल की इस स्थिति में वर्ग की निम्न सीमा तथा उस सीमाओं के मूल्य वाली मदों को उस वर्ग की आवृत्ति में शामिल नहीं किया जा सकता। तो समावेशी में तो हम शामिल कर सकते हैं, जबकि अपवर्गीय में हम शामिल नहीं कर सकते। असतत चरों की स्थिति में अपवर्जी तथा समावेशी दोनों प्रकार के वर्ग अंतरालों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सतत चरों की स्थिति में समावेशी वर्ग अंतरालों का प्रयोग बहुधा किया जा सकता है। तो जो अपवर्जी विधि है उसमें क्या होता है कि हम दोनों वर्ग सीमाओं को शामिल कर लेते हैं, जो कि फिर भी कुछ मान रह जाता है, जबकि समावेशी श्रेणी में सभी वर्ग अंतरालों में सभी मानों को मान आ जाते हैं। तो उदाहरण के लिए देखते हैं कैसे होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांकों के आंकड़े हैं तथा सभी प्राप्तांक पूर्णांक है, भिन्नात्मक अंकों की अनुमति नहीं है। अब मान लीजिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक 0 से 100 के बीच में, ये असतत चरों की स्थिति में है क्योंकि भिन्नात्मक अंकों की अनुमति नहीं है। तो सारे मान जो है पूर्ण में है, पूर्णांक है। तो इस स्थिति में यदि हम समान आकार वाले वर्ग अंतरालों का उपयोग करते हैं तथा 10 वर्ग अंतरालों का प्रयोग करते हैं तो वर्ग अंतरालों के निम्न रूप होंगे। तो वर्ग अंतराल हो जाएंगे 0 से 10। तो ये जो वर्ग अंतराल दिए हैं 0 से 10 और 11 से 20, ये वर्ग अंतराल क्या है, समावेशी वर्ग अंतराल है ना। इसमें क्या होता है कि इन दोनों में एक का अंतर होता है। तो मतलब जो जिस वर्ग अंतराल में जो ऊपरी सीमा होती है उस अगले वाले वर्ग की जो निम्न सीमा नहीं होती, तो ऐसे जो वर्ग अंतराल होते हैं वो समावेशी वर्ग अंतराल होते हैं। जबकि अपवर्जीय वर्ग अंतराल होते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जिसमें क्या होता है कि पहले वाला वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वाले वर्ग की क्या होती है, निम्न सीमा होती है। तो जो समावेशी वर्ग अंतराल होता है और अपवर्जीय वर्ग अंतराल होता है, इन दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब अपवर्जीय वर्ग अंतराल की स्थिति में हमें यह अग्रिम रूप निर्धारित करना होगा कि वर्ग सीमा के मान के बराबर किसी चर का मान होने पर क्या करना है। उदाहरण के लिए हम ये निर्णय कर सकते हैं कि 10 से 30 आदि मानों को क्रमशः वर्ग अंतराल 0 से 10 तथा 20 से 30 में रखा जाए। इस स्थिति में वर्ग की निचली सीमा को वर्ग अंतराल में शामिल नहीं किया जाता। या फिर हम 10 से 30 आदि मानों को क्रमशः वर्ग अंतराल 10 से 20 तथा 30 से 40 में रख सकते हैं। तो इस स्थिति में वर्ग की उच्च सीमा को वर्ग अंतराल में शामिल नहीं किया जाता। अब मान लीजिए कि कोई मान है 20 और 30, तो अगर हम इस मान को जैसे 20 और 30 है, इस मान को हम 11 से 20 वाले में शामिल कर लेंगे, तो हमने इसको ना ऊपरी वर्ग सीमा में शामिल कर लिया, तो निचली वर्ग सीमा में इसको शामिल नहीं किया। अगर इसको हम निचली वर्ग सीमा में शामिल कर लेंगे तो हमने देखा कि इसको ऊपरी वर्ग सीमा में शामिल नहीं किया गया। तो इस स्थिति में वर्ग की उस सीमा को वर्ग अंतराल में शामिल नहीं किया जाता। अब सतत चर के क्या उदाहरण होते हैं। मान ले हमारे पास किसी चर के आंकड़े उपलब्ध हो, जैसे कद सेंटीमीटर में या वजन किलोग्राम में, यह आंकड़ा सतत प्रकार का है। ऐसी स्थिति में वर्ग अंतराल निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जैसे 30 किलोग्राम से 39.999 किलोग्राम या 40 किलोग्राम से 49.999 किलोग्राम। इस तरीके से दर्शाया जा सकता है, जहाँ पे दशमलव के मान भी आते हैं। इन वर्ग अंतरालों को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। तो कैसे समझा जा सकता है कि 30 किलोग्राम और अधिक तथा 40 किलोग्राम से कम, तो 30 किलोग्राम से अधिक जितने भी मान है वो और 40 किलोग्राम से जितने भी मान कम है वो इस वर्ग अंतराल में शामिल होंगे। अब जो 40 का मान है वो इस वर्ग अंतराल में शामिल नहीं होगा, बल्कि किस वर्ग अंतराल में शामिल होगा, अगले वाले में। तो 40 से 50 किलोग्राम का जो वर्ग अंतराल है, जिसे ये ऊपर दिया गया है 40 से 49.999 किलोग्राम, तो 40 से 49.999 किलोग्राम के जो वर्ग अंतराल है उसमें 40 किलोग्राम और अधिक तथा 50 किलोग्राम से कम को शामिल किया गया है। इसी तरह से अगले वर्ग वाले को भी दिया गया है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। अब 800 से 899, 900 से 999, 1000 से 1099। तो अब ये देखा है कि जो श्रेणी दी गई है ये कौन सी श्रेणी है, ये श्रेणी है समावेशी श्रेणी। और यहाँ पर जो ये दिए गए हैं कर्मचारी की संख्या, ये बारंबारता है। वर्ग अंतराल में समायोजन।
सारणी 3.4 में समावेशी विधि के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि चर आय एक सतत चर है, तथापि जब वर्गों को बनाया जाता है तो सततता नहीं रहती। हम एक वर्ग की उच्च सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा में अंतर या असततता पाते हैं। अभी हमने देखा ना कि जो 899 है, पहले वर्ग की जो उच्च सीमा है 899 और दूसरे वर्ग की जो निम्न सीमा है वो 900 है। उन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तब हम आंकड़ों के वर्गीकरण में चर की सततता को कैसे सुनिश्चित करते हैं? इस वर्ग अंतराल के बीच समायोजन करके किया जाता है। तो हमें यहाँ पर इसका समायोजन करना पड़ेगा। तो समायोजन कैसे होते हैं, इसका तरीका देखिए। द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा और प्रथम वर्ग की उस सीमा के बीच अंतर पता करें। तो हम जो अंतर कैसे पता करेंगे? सारणी 3.4 में देखिए तो जो द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा है 900 और प्रथम वर्ग की जो उच्च सीमा है 899, उन दोनों के बीच का अंतर है 1। उन दोनों के बीच का क्या अंतर है? 1। अब इस अंतर को क्या करते हैं, अर्थात 900 माइनस 899 बराबर 1। प्राप्त किए गए अंतर 1 को 2 से विभाजित कर देते हैं। अब इस अंतर का क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। आधा करने पर हमें प्राप्त होता है 0.5। सभी वर्गों की उस सीमा में 2 में से प्राप्त किए गए मानों को जोड़िए। तो सभी जो वर्ग की उच्च सीमा है उस सीमा में जोड़ दिया जाता है। तो अब मान लीजिए जैसे 800 से 899 की सीमा है। अब इसकी उच्च सीमा कितनी है? 899 है। तो इस 899 में हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 0.5 को। तो हमारे पास प्राप्त होता है 899.5। तो जो इस वर्ग की जो ऊपरी सीमा होगी वो होगी 899.5। और इसी तरीके से सभी वर्गों की निम्न सीमाओं में प्राप्त किए गए मान को घटाइए। तो एक बार तो क्या करेंगे, निम्न सीमा में से तो घटा दिया जाएगा और उच्च सीमा होगी उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो जो निम्न सीमा होगी, जैसे मान लीजिए इस वर्ग की निम्न सीमा है 800, इस वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 800। इस 800 में से 0.5 को घटा देंगे तो हमारे को प्राप्त होगा 799.5। तो इस तरीके से हमने देखा कि निम्न सीमा को प्राप्त करने के लिए तो 0.5 को घटा दिया जाता है, जबकि ऊपरी सीमा को प्राप्त करने के लिए 0.5 को जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से हमें जो नया वर्ग प्राप्त होगा वह हमें प्राप्त होगा 799.5 से लेकर 899.5। अब इसी तरीके से जो अगला वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 899.5, क्योंकि किसी भी वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है वो अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा होती है। और इसका बाद होगा जो 999 है, इसमें से आप 0.5 लेस कर दीजिए। तो जो 999 में से हम जब 0.5 को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 999.5। फिर इसके बाद में अगला जो वर्ग आएगा वो हो जाएगा 999.5। तो इस तरीके से जो हमें नए वर्ग प्राप्त होंगे, इन वर्गों में क्या होगी? सततता बन जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी मान नहीं छूटेगा। तो समायोजन के पश्चात जिससे बारंबारता वितरण में आंकड़ों की सततता की पुनः प्राप्ति होती है, तो सारणी 3.4 संशोधित होकर सारणी 3.5 बन जाती है। तो इस जो सारणी दी गई है ये समावेशी सारणी है। ये सारणी समावेशी सारणी है। इस सारणी को हमने संशोधित करके क्या बना लिया? अपवर्जी की तरह बना लिया। तो ये जो सारणी है ये संशोधित होकर ये देखिए अपवर्जी की तरह बन गई। तो हमने ये पढ़ा कि जब भी हमारा क्वेश्चन समावेशी में होता है तो कभी भी समावेशी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हमें समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बनाना होगा। इसी के बाद हमारा प्रश्न सॉल्व होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वर्ग सीमाओं में समायोजन के पश्चात समानता, जो कि वर्ग चिन्ह का मान निर्धारित करती है, निम्नलिखित प्रकार से संशोधित हो जाएगी। समायोजित वर्ग चिन्ह होगा समायोजित उच्च वर्ग सीमा प्लस समायोजित निम्न वर्ग सीमा अपॉन 2। तो जो हमारा जो मध्य बिंदु है वह भी क्या होगा? नया निकल के आएगा। तो 799 में जब हम प्लस करेंगे 899.5, 799.5 प्लस 899.5 अपॉन 2, तो जब हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह भी क्या होगा? नया निकल कर आएगा। इसके बाद है हमें प्रत्येक वर्ग की बारंबारता कैसे प्राप्त करनी चाहिए। साधारण शब्दों में एक प्रेषण की बारंबारता का अर्थ है कि अपरिष्कृत आंकड़ों में कितनी बार वह प्रेषण प्रकट होता है। सारणी 3.1 में हमने देखा कि 40 का मान कितनी बार आया है?
जबकि 0 और 10 का मान 40 का मान 3 बार आया है, जबकि 0 और 10 का मान 1 बार, 49 का मान 5 बार और ऐसे ही अन्य मान आए। इस प्रकार से जो 40 की बारंबारता 3, 0 की 1, 10 की 1, 49 की 5 तथा ऐसे ही अलग अलग दी गई है। तो लेकिन जब आंकड़ों को वर्गों में समूहित किया जाता है तो उदाहरण 3 में ऐसा किया गया है। तो वर्ग की बारंबारता से तात्पर्य उस वर्गों के मानों की संख्या है। तो वर्ग बारंबारताओं की गिनती विशेष वर्ग के समान मिलान चिन्हों को लगाकर की जाती है। अब मिलान चिन्ह क्या होते हैं? तो मिलान चिन्ह के माध्यम से हम बारंबारता सारणी बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं तो देखते हैं। मिलान चिन्ह किसी वर्ग के प्रत्येक छात्र के सामने लगाया जाता है जिसके प्राप्तांक उस वर्ग में शामिल है। उदाहरण के लिए यदि किसी छात्र का प्राप्तांक 57 है तो उस छात्र के लिए वर्ग 50 से 60 में एक मिलान चिन्ह लगाया जाएगा। तो जब आप 50 से 60 का वर्ग बनाते हैं और किसी छात्र के अंक है 57, तो हम देखेंगे कि जो 57 अंक है वह 50 से 60 के बीच में आता है। तो उस के सामने मिलान चिन्ह के कॉलम में उसके सामने एक मिलान चिन्ह की रेखा खींच दी जाती है। तो इससे पता चलता है कि जो 57 अंक है वह 50 से 60 के वर्ग के कितने में है। यदि प्राप्तांक 71 है तो उसका मिलान चिन्ह को वर्ग 70 से 80 में लगाया जाता है। यदि कोई 40 अंक प्राप्त करता है तो उसके लिए मिलान चिन्ह 40 से 50 में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि 30 से 40 में जब हम लगाएंगे तो जो किसी भी वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है उस ऊपरी सीमा को उस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि जो उससे अगले वाले वर्ग की जो निम्न सीमा है उसमें उसको शामिल करेंगे। तो सारणी 3.1 के 100 छात्रों के गणितों में प्राप्तांकों की मिलान चिन्ह को सारणी 3.6 में दिखाया गया है। आप इसे देखना और बनाना कि कैसे ये सारणी बनाई गई है। मिलान चिन्हों का परिकलन तब आसान हो जाता है जब चार चिन्ह तो क्या होते हैं खड़े और लगाए जाते हैं और पांचवें चिन्ह सबको काटता हुआ तिरछा लगाया जाता है। तो पांचवा चिन्ह इसलिए तिरछा लगाया जाता है ताकि एक बार की सारणी देखने पर, जैसे मान लीजिए कोई अंक है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ग है 40 से 50। अब ये 40 से 50 के वर्ग में जो मिलान चिन्ह है वह 40 से 50 में कोई भी अंक है वह 7 बार है। तो 4 बार अंक आगने के बाद जो पांचवा अंक है वो इस तरीके से खींचा जाएगा और उसके बाद तो ये इस तरीके से 7 हो गए। इस 40 से 50 वर्ग की जो बारंबारता है वह 7 है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी अंक देखने में आसानी से पता चल जाए कि इस वर्ग की बारंबारता क्या है। नहीं तो सीधी रेखाओं से ध्यान नहीं हो पाता, कई बार कोई रेखा भी छूट सकती है और हमें हर बार रेखा को गिनना पड़ता है। तो मिलान चिन्हों की गणना 5 के समूह में की जाती है। इसलिए यदि किसी वर्ग में 16 मिलान चिन्ह है तो उसे किस प्रकार से लिखा जाएगा? मान लीजिए कोई वर्ग है उसके 16 मिलान चिन्ह है तो आप किस तरीके से लिखेंगे? 1 2 3 4 ये 5, फिर 1 2 3 4 फिर 5, फिर 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 5 10 5 ये 15 और 1 16। तो इस तरीके से उस वर्ग के मिलान चिन्ह लगाए जाएंगे ताकि परिकलन में सुविधा रहे। इसलिए एक वर्ग की बारंबारता उतनी ही होगी जितनी उस वर्ग में मिलानों की संख्या। तो बारंबारता सारणी बनाना आसान हो जाती है जब हम मिलान चिन्हों की संख्या कर लेते हैं। इसके बाद है सूचना की हानि। बारंबारता वितरण के रूप में आंकड़ों के वर्गीकरण में एक अंतर्निहित दोष पाया जाता है। ये अपरिष्कृत आंकड़ों का सारांश प्रस्तुत कर उन्हें संक्षिप्त एवं बोधगम्य तो बनाता है परंतु उसमें वे विस्तृत विवरण नहीं प्रकट हो पाते जो अपरिष्कृत आंकड़ों में पाए जाते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट, आपकी क्लास है और आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है। अब मैं आपको कहूँ कि मुझे बताइए हर स्टूडेंट के नंबर, तो आप हर स्टूडेंट के नंबर बता सकते हैं कि उस बच्ची के कितने हैं, मेरी फ्रेंड के कितने हैं, उस दूसरी फ्रेंड के कितने आए। तो हर एक लड़की के नंबर आप बता सकते हैं, हर एक बच्चे के आप नंबर बता सकते हैं क्योंकि ये आंकड़े अपरिष्कृत है। अब जब उन आंकड़ों को बारंबारता सारणी में कर दिया जाता है, मान लीजिए कि जो 50 जो स्टूडेंट है उनकी जो बारंबारता वर्ग है वो बनाए गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से मान लो वर्ग बना दिए गए हैं। और मान लीजिए कि 0